नमस्ते दोस्तों। जीत अगर जीतने की हो तो हारना नामुमकिन सा हो जाता है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में जीतना चाहता है वो जरूर जीतता है। कोई भी एग्जाम में फेल होना इसका मतलब ये नहीं है कि हारना होता है। ठीक है। फेल आपको एक सबक देती है, जो आपकी कमियां रही है उसको सुधारने की। इसलिए अपने फेलुअर से नहीं डरे, अपनी समस्याओं को दूर करें, तभी जाकर आप सफल होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जीत अगर है जीतने की तो हारना नामुमकिन सा हो जाता है। ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा और हमेशा से एनर्जेटिक रहें, क्योंकि अब 1 महीना के आसपास समय बच गया है यूपीएससी के पीटी के लिए। ठीक है। तो इसी के साथ आज का हम लोग डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। आज का डेट है 6 मई 2024। आज मैंने प्रेजेंटेशन में कुछ परिवर्तन किया है कि सबसे पहले जितने भी टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उसका हेडलाइंस डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आज कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू सबसे पहले ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद जो टॉपिक का हेडलाइन हम लोग डिस्कस करेंगे उसको एलेबोरेट कर लेंगे, विस्तार से पढ़ लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला आर्टिकल है जिसे हम लोग देखेंगे, इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी। आज़ादी के 75 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो है अभी तक भारत में इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं शुरू हो पाया है। इसलिए जो है यह आर्टिकल है कि अब समय आ गया है कि भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय को क्रियाशील किया जाए। एक यूनानी विचारक है थ्यूसिडाइड्स, जिनका कहना है कि जो राष्ट्र अपने विद्वानों और अपने योद्धाओं के बीच अंतर करता है उनकी सोच कायरों की तरह हो जाती है और उनकी लड़ाई मूर्खों की तरह लड़ी जाती है। ठीक है। इसलिए जो है देश के विकास के लिए दोनों चीज़ों की आवश्यकता है। विद्वान को भी उतना ही फ्रीडम मिलना चाहिए, स्वतंत्रता मिलना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और युवाओं को भी उतना ही ज़्यादा स्वतंत्रता मिलना चाहिए नए नए प्रशिक्षण को सीखने के लिए। इसलिए ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो कैसे कैसे इसको शुरू किया गया कि भारत में जो है इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी की मांग की जा रही, क्योंकि जितने भी नेबर कंट्रीज हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं, वहाँ पे भी जो है डिफेंस यूनिवर्सिटियाँ ऑलरेडी है। पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे 2 यूनिवर्सिटी है। ठीक है, डिफेंस के। और अगर बात करें चाइना का तो चाइना में लगभग 3 यूनिवर्सिटी है डिफेंस से संबंधित। ऑस्ट्रेलिया का कुछ डिफेंस यूनिवर्सिटीज हैं उपलब्ध। ठीक है। तो इतने सारे पड़ोसी देशों के पास ऑलरेडी जो है डिफेंस यूनिवर्सिटी है, डिफेंस से संबंधित यूनिवर्सिटीज बनाई गई है। भारत क्यों पीछे रह रहा है? भारत को लगातार जो है अपने रक्षा को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है, चाहे वो पश्चिम एशिया हो या फिर यूरोप हो, यहाँ पे लगातार जो है संघर्ष बना हुआ है। इसलिए जो है हमें अपने प्रशिक्षण को नई उच्च कोटि से बनाने की आवश्यकता है, जिससे हम लोग विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सुरक्षा को और मजबूत बनाए रखने में सफल हो पाए। ठीक है। इसी की बात यहाँ पे की जा रही है। एक तो PME मतलब कि प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन, ठीक है, और एक IDU मतलब कि इंडिया डिफेंस यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो मेनली जो है हम लोग ध्यान से देखेंगे कि इसकी शुरुआत ऑलरेडी इंडिया में की गई है इसको बनाने की, लेकिन क्यों जो है अभी तक इसके कार्य पूरे नहीं हो पाए। इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले 1967 में की गई, जिसमें चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने एक रक्षा सेवा विश्वविद्यालय की स्थापना करने की बात की। उसके बाद 1982 में इसको और आगे बढ़ाया गया। ठीक है, जिससे कि इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी के रूप में सशस्त्र बलों के लिए एक शीर्ष शैक्षणिक निकाय स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। उसके बाद फिर जो है आगे बढ़कर 2010 में इसमें और कदम उठाए गए। ठीक है, कि गुड़गांव में जो है IDU की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। ठीक है, लेकिन 2017-18 में कुछ आशावादी रिपोर्ट के बावजूद भी जो है IDU की, इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी की स्थापना अभी तक सक्षम नहीं हो पाई है। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे और आगे क्या क्या नए नए तरीके अपनाने की आवश्यकता है, जिससे कि हम लोग जल्द से जल्द इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी को स्थापित करने में सफल हो पाए। ठीक है। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है कि सूडान के गृह युद्ध का अवलोकन। अभी लगातार जो है खबरों में इसलिए आ रहा है, 8 मार्च 2024 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने सूडान में हिंसा को तत्काल रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, और कुछ दिनों बाद जो है SAF मतलब कि सूडान आर्म्ड फोर्सेज और तुर्की की मध्यस्थता से RSF मतलब कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत हुई। लेकिन जो है 11 मार्च को
वार्ता तब टूट गई जब एसएएफ के एक शीर्ष जनरल, जो सूडान आर्म्ड फोर्सेज के एक शीर्ष जनरल ने रमजान, जो अभी हाल में रमजान चल रहा था, रमजान के इस्लामी पवित्र महीने पर युद्ध विराम के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जब तक कि आरएसएफ बल जो है वो नागरिक स्थलों से नहीं हट जाएंगे। तो इसलिए जो है अभी भी समझौता नहीं हो पाया है और सूडान में हिंसा नहीं रुक पाया। इसके लिए अगला कदम जो है उठाने की बात की जा रही है। तो इसीलिए हम लोग इसका बैकग्राउंड पहले जान लेते हैं कि सूडान सिविल वॉर है क्या। ठीक है, ये जो मेनली जो है बहुत पहले समय से चल रहा है, लगभग 2003 के आसपास से ही इसकी नींव रख दी गई है, लेकिन अभी हाल के समय में जो है वो 15 अप्रैल 2023 को ये शुरू हुआ है। इसलिए जो है एक साल पूरा हो गया है और दूसरे साल में ये चला गया है। और इस जो सूडान क्राइसिस है इसमें लगभग 15,000 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 80 लाख से अधिक लोग जो हैं वो विस्थापित हो गए हैं, जिसने दुनिया में सबसे खराब विस्थापन संकट को जन्म दिया है। लगभग 2 मिलियन विस्थापित सूडानी जो है वो चांड, जो आसपास के जो देश हैं, चांड हो गया, इथियोपिया हो गया, दक्षिण सूडान में अस्थिर क्षेत्रों में भाग गए हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और वहां पे दुनिया के सबसे बड़े भूख संकट भी उत्पन्न हो गए हैं। और ये संघर्ष किसी किसी बीच में शुरू हुआ तो सूडानी सशस्त्र बल, इसी को कहा जाता है सूडानी आर्म्ड फोर्सेज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज। ठीक है, इन दोनों के बीच में ही मेनली संघर्ष शुरू हुआ। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे इस आर्टिकल में। उसके बाद अगला आर्टिकल, ये बहुत ही छोटा आर्टिकल है, इसमें सिंपली कहा जाता है कि जितने भी फिजिकली चैलेंज लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए रेलवे के द्वारा कुछ नए सुविधाएं उपलब्ध कराए गए हैं कि रियायती किराए के बावजूद दिव्यांगजनों को सभी रेलगाड़ियों में कोटा मिलेगा। ठीक है, चाहे वो राजधानी हो या फिर वंदे भारत हो या फिर शताब्दी हो, सभी छोटे से बड़े सभी महत्वपूर्ण ट्रेन में, सभी ट्रेनों में जो है उनको अलग से कोटा मिलेगा। ठीक है, उसी की बात की जा रही है। लेकिन इसमें मुख्य बात ध्यान रखिएगा कि इसमें एक यूनिक आईडी की आवश्यकता होगी। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि उन्हीं दिव्यांगों को ये कोटे का लाभ मिल सकता है जो यूनिक आईडी कार्ड दिया जाएगा रेलवे के द्वारा। जिनके पास ये यूनिक आईडी कार्ड होगा उन्हीं को इस कोटे की सुविधा मिल पाएगी रेलवे के सभी ट्रेनों में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है डीपीएसपी से संबंधित। ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। जिसमें पहला स्टेटमेंट है कि संविधान के अनुच्छेद 39 में राज्य की नीति के कुछ निर्देशक तत्वों को सूचीबद्ध किया गया है जो कानूनों के अधिनियमन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है, लेकिन किसी भी अदालत में सीधे इसे लागू नहीं किया जा सकता। सही बात है। यदि दूसरा स्टेटमेंट है, यदि अनुच्छेद 39B और 39C में डीपीएसपी को प्रभावी बनाने के लिए कोई कानून बनाया गया है और इस प्रक्रिया में कानून जो है वो अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन करता है तो अधिकार का आह्वान करके कानून को चुनौती नहीं दिया सकता। यह भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है अनुच्छेद 31C जो कि है लाया गया है 1971 में 25वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। यह भी सही है। इसलिए जो है तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रंट रनिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सिंपली कहा जाता है कि फ्रंट रनिंग क्या होता है। इसमें पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है कि फ्रंट रनिंग एक गैर कानूनी प्रथा है जहां एक ब्रोकर अपने ग्राहकों से लंबित ऑर्डर की अग्रिम जानकारी का लाभ उठाते हुए अपने खाता के लिए सुरक्षा पर ऑर्डर निष्पादित करता है। ठीक है, इसी को ध्यान से देख सकते हैं कि फ्रंट रनिंग जो है एक इलीगल प्रैक्टिस है जो स्टॉक मार्केट में किया जाता है, वेयर एन इंडिविजुअल और एंटिटी ट्रेड्स बेस्ड ऑन एडवांस्ड इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ ब्रोकर और एनालिस्ट बिफोर इट इज मेड अवेलेबल टू देयर क्लाइंट। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा फ्रंट रनिंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह इंडोनेशिया के बारे में है, एक लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। जिसमें पहला स्टेटमेंट है इंडोनेशिया कुल क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप देश है। दूसरा स्टेटमेंट है इंडोनेशिया की राजधानी मनीला है। और तीसरा स्टेटमेंट है माउंट फूजी एक प्रतिष्ठित ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। तो कितने कथन जो है वो सही है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही कथन सही है। ठीक है, जो पहला कथन है वही सही है। इंडोनेशिया जो है कुल क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का, यह ध्यान रखिएगा, कुल क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप देश है। यहाँ पे लगभग 17,000 आइलैंड है। ठीक है, 17,000 द्वीप है और यह कुल क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप देश है। और यह भी ध्यान रखिएगा कि मनीला जो है वो फिलीपींस की राजधानी है। ठीक है, इंडोनेशियाई सरकार ने राजधानी को एक नए शहर
नुशंतारा में स्थानांतरित करने की योजना तैयार की है, जो कथित तौर पर जकार्ता से लगभग 870 मील दूर है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद माउंट फूजी जो है वो जापान में है, इसलिए जो है दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है mRNA। इसी संबंधित अभी हाल ही में बीपीएससी में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो mRNA टीकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें जो है दूसरा स्टेटमेंट जो है सही है। ठीक है, ये ऑप्शन बी सही है। mRNA टीके के शरीर में वायरस की आनुवांशिक सामग्री के एक छोटे टुकड़े को पेश करके काम करते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीबॉडी का उत्पादन करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। इसके बारे में भी कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन, जिसे भारत में कोविडशील्ड के नाम से जाना जाता है, तो ये याद रखिएगा, टीटीएस मतलब कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ थ्रोम्बोसिस नामक, ये ध्यान रखिएगा कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ साथ थ्रोम्बोसिस नामक एक दुर्लभ दुष्प्रभाव, यहाँ पे रिएक्शंस हो जाते हैं, ठीक है, का कारण भी बनता है। तो इस दुर्लभ दुष्प्रभाव के बावजूद विशेषज्ञ दावा करते हैं कि टीकाकरण के लाभ विशेष रूप से महामारी के दौरान जीवन बचाने में जोखिम से कहीं अधिक रहा है। ठीक है, टीटीएस मतलब कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के लिए जोखिम की अवधि टीकाकरण के तुरंत बाद होती है। तो कोविड-19 के लिए विकसित मॉडर्ना, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि पिछले बार भी यूपीएससी में इसी तरह के वैक्सीनेशन से एक सवाल आया था। ठीक है, तो कोविड-19 के लिए विकसित मॉडर्ना और फाइजर बायोएनटेक जैसे mRNA टीके जो हैं वो वायरस की आनुवांशिक सामग्री के एक छोटे टुकड़े को कोशिकाओं में पहुंचाकर काम करते हैं। एक बार कोशिका के अंदर mRNA कोशिका को वायरस की सतह पर पाए जाने वाले प्रोटीन के समान प्रोटीन का उत्पादन करने का निर्देश दिया जाता है, और यह प्रतिरक्षा प्रणाली को वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी को पहचानने और उत्पादित करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे ध्यान रखिएगा कि किस तरह से mRNA जो है वो वर्क करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं, जो भी हम लोगों ने आर्टिकल्स अभी हेडलाइन डिस्कस किए थे उसी को विस्तार से देख लेते हैं कि भारत में जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक है इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए। ठीक है, इसमें सिंपली कहा जाता है यूनानी विचारक थ्यूसिडाइटस के बारे में। उन्होंने ही एक कमेंट में कहा है कि जिस राष्ट्र को अपने विद्वानों और अपने योद्धाओं के बीच अंतर करते हैं तो उनकी सोच कायरों की तरह हो जाती है और उनकी लड़ाई मूर्खों की तरह लड़ी जाती है। इसलिए जो है किसी भी राष्ट्र को विकास करना है तो उनके विद्वान के साथ साथ उनके योद्धाओं को भी सही तरीके से शिक्षा मिलने की आवश्यकता है। इसी में आगे कहा जाता है कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कई देशों ने अपने सशस्त्र बलों में अकादमिक कठोरता को बढ़ावा देने और रणनीतिक सोच को बढ़ावा देने के लिए रक्षा विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं। ठीक है, तो भारत के अपने पड़ोसी देशों जैसे कि पाकिस्तान ने अपने सशस्त्र बलों के लिए 2 विश्वविद्यालय बनाए हैं, जबकि चीन ने 3 विश्वविद्यालय बनाए हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई रणनीतिक नीति संस्थान की एक रिपोर्ट में सैन्य और सुरक्षा संबंध वाले 60 से अधिक चीनी विश्वविद्यालय की सूची है। ठीक है, तो इस संदर्भ में लंबे समय से प्रतीक्षित भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी की अनुपस्थिति जो है वो चिंताजनक है। ठीक है, इसी में कहा जाता है जबकि युद्ध की प्रकृति जो है लगातार अस्थिर रहती है, इसका बदलता चरित्र सैन्य शिक्षा और वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक शैक्षणिक तैयारी पर जोर देता है। इसलिए जो है भारत में इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है। वर्तमान में यूरोप और पश्चिम एशिया में प्रदर्शित युद्ध के गतिशील और अराजक चरित्र का मतलब है कि सैन्य अधिकारियों से अस्पष्ट प्रारंभिक जानकारी और तेजी से बदलती परिस्थितियों के बावजूद परिणाम देने की उम्मीद की जाती है। ठीक है, तो जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिकारियों को एक अच्छी तरह से निर्मित प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन की आवश्यकता है। ठीक है, तो उसी के माध्यम से भारतीय रक्षा क्षेत्र को, रक्षा अधिकारियों को और सशक्त बनाया जा सकता है, जो लंबे करियर अवधि में बदलते कार्यों और बढ़ती जिम्मेदारियों के अनुरूप उनकी क्षमताओं को बढ़ाने में सक्षम हो पाएगा। तो भारत में जो है इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी के निर्माण की इतनी धीमी गति क्यों है? जब इसका पहला शुरुआत हुआ था, जब इसकी एहसास हुई थी कि भारत में जो है एक इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है, तो 1967 में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने एक रक्षा सेवा विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार रखा था, और 1982 में कौशक मतलब कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी द्वारा गठित एक अध्ययन समूह ने इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी के रूप में सशस्त्र बलों के लिए एक शीर्ष शैक्षणिक निकाय स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। ठीक है, 1967 से 1982। उसके बाद जो है मई 2010 में गुड़गांव में
इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। वहां उसके बाद 2017-18 में कुछ रिपोर्ट के बावजूद जो है वो आईडीयू की स्थापना पर अभी भी गति जो है धीमी रह गई। तो इसी में कहा जाता है कि भारत के सशस्त्र बलों द्वारा संचालित कई विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और शिक्षा संस्थान जो है वो पेशेवर प्रशिक्षण का एक समृद्ध और विशाल पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। ठीक है, तो उनके पास व्यापक एकीकृत प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन ढांचे और रणनीतिक सोच के लिए बहु विषयक दृष्टिकोण का अभाव है। ठीक है, इसी के लिए जो है लगातार प्रयास किया जा रहा है कि भारत में भी जो है इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी बनाया जाए। सशस्त्र बलों के पास डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों के साथ संबद्धता है, लेकिन यह इष्टतम समाधान नहीं है, सबसे बेहतर समाधान नहीं है। तो इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी और सिविल सेवाओं के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ साथ शिक्षाविदों के मिश्रण के साथ एक योग्य संकाय के माध्यम से उच्च सैन्य शिक्षा एक केंद्रीय संस्थान प्रदान करके भारत की जो प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन प्रणाली में ऐसी कमियों को दूर करेगा और वास्तव में यह सिद्धांत को व्यवहार से जोड़ेगा। ठीक है, इसलिए जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी। तो अभी वर्तमान में सही समय आ गया है कि हमें इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी को स्थापित किया जाए। तो आईडीयू को साकार करने में बहुत समय लग गया। कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद आईडीयू की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो यह तर्क जो है वो त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि आईडीयू और आरआरयू मतलब कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की तुलना करना सेब और संतरे की तुलना करने जैसा है। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा है कि अगर गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी शुरू हो जाएगा तो जो डिमांड हो रही है इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी की उसकी जरूरत ही खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोगों ने इस तर्क को त्रुटिपूर्ण माना है, क्योंकि कहा गया है कि इन दोनों का जो प्रकृति है वो अलग अलग है, एक सेव है एक संतरा है। ठीक है, न तो आरआरयू अधिनियम अपने उद्देश्यों में रक्षा से संबंधित शिक्षा को निर्दिष्ट करता है और न ही इसका पाठ्यक्रम केवल युद्ध के प्रबंधन और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सैन्य आवश्यकताओं पर केंद्रित है। तो इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी एक विचार के रूप में आया है और इसकी शुरुआत में होने वाली देरी रक्षा तैयारियों, रणनीतिक संस्कृति और अंतर सेवा एकीकरण की कीमत पर आती है। तो समय की मांग है कि इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी को जल्द से जल्द चालू किया जाए ताकि एक अच्छी तरह से कैलिब्रेटेड और भविष्योन्मुखी हम लोग सैन्य क्षमता को ला सके। ठीक है, भविष्यवादी सैन्य शिक्षा पाठ्यक्रम के माध्यम से संयुक्त युद्ध के पहले बिल्डिंग ब्लॉक को स्थापित किया जा सके। ठीक है, अब देख लेते हैं कि सूडान में जो है सिविल वॉर चल रहा है, इसके बारे में कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है अप्रैल 2023 में शुरू हुआ था सूडान में सिविल वॉर। ठीक है, किसी किसके बीच में हुआ था? सूडान आर्म्ड फोर्सेज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज, इन्हीं दोनों के बीच में जो है मेनली शुरू हुआ था संघर्ष। ठीक है, जिसमें बहुत बड़ी त्रासदी देखी गई। लगभग 15,000 लोगों की मृत्यु हो गई, 80 लाख लोग जो है वो बेघर हो गए, दूसरी जगह भाग कर चले गए। लगभग 20 लाख लोग जो है अपने आसपास के, चाहे वो चैंड हो, ठीक है, या फिर इथोपिया हो, साउथ सूडान हो, इन क्षेत्रों में भाग कर चले गए। ठीक है, तो अभी न्यूज में क्यों आया है? क्योंकि 8 मार्च को जो है एक प्रस्ताव पारित किया गया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, जिससे कि सूडान में जो है जल्द से जल्द युद्ध को समाप्त किया जा सके और शांति स्थापित किया जा सके। लेकिन 11 मार्च को जो है एसएएफ सूडान आर्मी फोर्सेज ने इसे रद्द कर दिया और कहा कि आरएसएफ बल जो है वो नागरिक स्थलों से नहीं हट गए जब तक जो है हम लोग ये युद्ध बंद नहीं करेंगे। और ये तब कहा गया, उस समय जो है रमजान का महीना चल रहा था, इसी का कारण जो है अभी तक शांति स्थापित नहीं हो पाया है सूडान में। और तो हम विस्तार से देख लेते हैं कि सूडान संघर्ष का मूल क्या है, कैसे ये शुरुआत हुआ। तो राष्ट्रपति उमर अल बशीर का निष्कासन। चल रहे संघर्ष की जड़ें जो है वो अप्रैल 2019 तक जाती है, जब सूडान के लंबे समय से सत्तावादी राष्ट्रपति उमर अल बशीर को उखाड़ फेंका गया। उसके खिलाफ देशव्यापी विद्रोह के बाद सैन्य जनरलों ने उन्हें विस्थापित कर दिया। उसके बाद संप्रभुता परिषद का गठन हुआ और एक शक्ति साझाकरण निकाय बनाया गया। तो बशीर के निष्कासन के बावजूद नागरिकों ने लोकतांत्रिक चुनाव और नागरिक सरकार की स्थापना की मांग करते हुए अपना प्रदर्शन जारी रखा। ठीक है, तो इसी में कहा जाता है, इसी के फलस्वरूप सैन्य अधिकारियों और नागरिकों की सत्ता साझा करने की वाली संस्था जो है वो संप्रभुता परिषद का गठन हुआ। यह परिषद 2023 के अंत में सूडान को चुनाव में ले जाएगा और अब्दुल्ला हमदोक
को संक्रमणकालीन अवधि के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि सेना ने अक्टूबर 2021 में ही हमदोक की सरकार को उखाड़ फेंका था। उसके बाद फिर से अभी 2023 में जो है जब से प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा तो हमदोक को फिर से लाया जाएगा। तो नई व्यवस्था अल्पकालिक थी, क्योंकि अक्टूबर 2021 में सेना ने हमदोक की सरकार को उखाड़ फेंका और बुरहान देश का वास्तविक नेता बन गया था। तो सत्तारूढ़ परिषद के उपाध्यक्ष और सत्ता पर सैन्य कब्जा करने में बुरहान के साथ ही डागालो दूसरे नंबर के कमांडर बन गए। तो बुरहान ने घोषणा की गई जुलाई 2023 में चुनाव होने तक सेना सत्ता पर काबिज रहेंगे। यह ध्यान रखिएगा, बुरहान जो थे घोषणा किया गया था कि जुलाई 2023 तक जो है वो सेना की सत्ता पर काबिज रहेंगे। तो संघर्ष कैसे हुआ? एसएएफ और आरएसएफ के बीच में, ठीक है, सूडान आर्मी फोर्सेज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज दोनों के बीच में कैसे संघर्ष हुआ? तो 2021 के तख्तापलट के तुरंत बाद सेना और आरएसएफ के बीच संघर्ष खराब हो गया। आरएसएफ का गठन 2013 में हुआ था और उस पर जून 2019 में 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के नरसंहार सहित मानवाधिकारों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया आरएसएफ पे, ठीक है, रैपिड सपोर्ट फोर्सेज पे। तो बुरहान और डागालो इस बात पर असहमत हुए कि लगभग 10,000 मजबूत आरएसएफ को सेना में कैसे एकीकृत किया जाना चाहिए और किस प्राधिकरण को उस प्रक्रिया की निगरानी करनी चाहिए। इसलिए जो है यहाँ पे लगातार दोनों के बीच में विरोध होना शुरू हुआ। और समस्याएं क्या रही? तो नागरिकों ने कृषि, व्यापार और अन्य उद्योगों में आकर्षक सैन्य हिस्सेदारी सौंपने का आह्वान किया। ये उन सेनाओं के लिए शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है जिनके अक्सर सैन्य कार्रवाई को क्षेत्रीय मिलिशिया को आउटडोर्स, ये याद है ना, मिलिशिया जो कि लगातार ईरान का सपोर्ट करते हैं और इजराइल के विरुद्ध रहते हैं, ठीक है, उसी की बात की जा रही है। क्षेत्रीय मिलिशिया को आउटसोर्स किया गया, दूसरे जगह से बुलाया गया। और विवाद का एक अन्य मुद्दा 2003 के दारफूर में संघर्ष में सेना और उनके सहयोगियों द्वारा युद्ध अपराधों के आरोप पर न्याय की तलाश की गई, ठीक है। तो भीषण युद्ध कब शुरू हुआ? तो बाद में आरएसएफ को देश भर में फिर से तैनात किया गया, जिसे सेना के ने उकसावे और धमकी के रूप में देखा गया और दोनों पक्षों के आमने सामने होने के कारण हाल ही में जो है एक भीषण युद्ध छिड़ गया, ठीक है। तो इससे सूडान पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आकार के हिसाब से अफ्रीका के तीसरे सबसे बड़े देश के रूप में सूडान है, जो 2021 के तख्तापलट के बाद से बार बार लोकतंत्र समर्थन के विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, ठीक है। लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जो है लगातार जितने भी लोकतंत्र के समर्थक हैं वो वहां पे विरोध कर रहे हैं। लेकिन सेना और आरएसएफ के बीच लड़ाई ने सूडान के लोकतंत्र में परिवर्तन को और अधिक कठिन बना दिया है। कुछ विशेषज्ञों को यह भी डर है कि यह झगड़ा एक व्यापक संघर्ष में बदल सकता है, जिससे देश का पतन हो सकता है और सूडान की अर्थव्यवस्था जो है लगातार बहुत ही खराब स्थिति में, अत्यधिक मुद्रास्फीति से त्रस्त है और बड़े पैमाने पर विदेशी ऋण से भी अपंग हो गया है। हमदोक सरकार के हटने के बाद अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और ऋण राहत पर दिए गए अरबों डॉलर को भी रोक दिया गया है, ठीक है। ये देख सकते हैं कि सूडान का एक मैप है जहाँ पे उसके कम से कम नेबरिंग कंट्री को देख सकते हैं, पड़ोसी देश, जैसे कि इसके नॉर्थ में इजिप्ट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में ये हो गया रेड सी, उसके बाद ईस्ट में जो है इरिट्रिया है, ईस्ट में इथोपिया है, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ें, साउथ में जो है युगांडा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और वेस्ट में चैड है और नॉर्थ वेस्ट में जो है वो लीबिया है। तो कुछ लोकेशन ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सूडान एक अस्थिर क्षेत्र है जिसकी सीमा लाल सागर, साहेल और हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लगती है। देश की रणनीतिक स्थिति और कृषि संपदा ने क्षेत्रीय शक्ति नाटकों को आकर्षित किया, इसलिए सूडान में स्थिरता जो है वो क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इथोपिया, चाड और दक्षिण सूडान सहित सूडान के कई पड़ोसी राजनीतिक उथल पुथल और संघर्ष से प्रभावित हुए हैं। तो पश्चिमी शक्तियों को लाल सागर पर रूसी अड्डों की संभावना का डर है, जिस पर सूडानी सैन्य नेताओं ने खुलापन व्यक्त किया है, ठीक है। तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस तरह के सूडान का जो संघर्ष चल रहा है? तो पिछले कुछ वर्षों में भारत ने सूडान के साथ अपनी घनिष्ठ संबंधों को विकसित किया है। हाल में जो है वो दक्षिण सूडान सरकार के साथ भी भारत के संबंध बेहतर हुए। शुरुआत किया जाता है, भारत के चुनाव आयोग ने 1950 के दशक में सूडान के पहले आम चुनाव आयोजित करने में मदद किया गया था। उसके बाद भारतीय इंजीनियरों ने देश के सूडान के चीनी उद्योग और रेलवे की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। पिछले दशक में भारत का निवेश मुख्यतः
ऊर्जा क्षेत्र में जो था सूडान में था, ठीक है। और 2003 में भारत की ओएनजीसी विदेशी लिमिटेड ने ग्रेटर नाइल पेट्रोलियम ऑपरेटिंग कंपनी में टैलिस्मैन समूह की 25% इक्विटी हासिल करने के लिए लगभग $750 मिलियन का निवेश किया। इसलिए यह स्वाभाविक है कि यह क्षेत्र में संघर्ष और अस्थिरता का भारत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। वर्तमान में स्थिति हम लोग कई बार बात कर चुके। 8 मार्च को ही यूएनएससी ने कहा था कि सूडान में हिंसा को तत्काल रोका जाए, लेकिन 11 मार्च को जो है एसएएफ और आरएसएफ दोनों के बीच में समझौता नहीं बन पाया, जिसके कारण जो है शांति स्थापित नहीं हो पाई। अब अगला जो प्रयास किया जा रहा है कि पेरिस में आगामी दाता सम्मेलन सऊदी अरब में शांति वार्ता को फिर से शुरू करने का एक प्राकृतिक अवसर प्रदान करता है, और उनका मानना है कि इसके बिना संघर्ष जल्द ही अधिक गुटीय और क्षेत्रीय युद्ध बन सकता है। इसलिए जो है जल्द से जल्द प्रयास किया जा रहा है कि सूडान में शांति स्थापित किया जा सके। उसके बाद ये छोटा सा आर्टिकल है कि लगातार जो है दिव्यांगों को, फिजिकली चैलेंज लोगों को रेलवे के द्वारा जो है कोटा प्रदान किया जा रहा है, इसी की बात यहाँ पे की जा रही है। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि सभी ट्रेनों, जितनी भी ट्रेन चलते हैं सभी जगह जो है अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा अप्रूव किया गया है कोटा, जिसमें पीपल्स विथ डिसेबिलिटीज, जितने भी दिव्यांग जन हैं उनको कोटा दिया जाएगा। टिकट्स में रिलैक्सेशन दिए जाते हैं, लेकिन उनको जो है सीट्स में भी कोटा दिया जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। चाहे वो राजधानी हो, शताब्दी हो, दुरंतो हो, हम सफर हो, ठीक है, गतिमान एक्सप्रेस या फिर वंदे भारत हो, सभी में जो है एक निश्चित कोटा दिया जाएगा सीट्स में। लेकिन उसकी आवश्यकता ध्यान रखिएगा कि उसी को ये कोटा का सुविधा मिल सकता है जिससे कि हम लोग मिसयूज को अवॉइड कर सके, जिसको एक यूनिक आईडी कार्ड इशू किया गया होगा रेलवे के द्वारा इस तरह का, ठीक है। यूनिक डिसेबिलिटी आईडी जो है एक रेलवे के द्वारा जिसको भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें दिव्यांगजन को, उसी को ये कोटा मिल पाएगा, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस किए आज करंट अफेयर से रिलेटेड। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे